तो हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो आप सभी को स्टूडेंट क्रांति इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज से हमारा सफर जिस वक्त का इंतजार था, जिस पल का, जिस घड़ी का इंतजार था, वो घड़ी आज आ चुका है और आज से हम अपने इस सफर को स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और फिर अपने इस जर्नी को एक अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले मुझे बता दें कि ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं। एक बार मुझे कंफर्म कर दे और बाकी एक दो मिनट का इंतजार कर लेते हैं ताकि जो बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं वो जुड़ जाएंगे। ठीक है, उसका फिर एक नए जोश व उल्लास के साथ इसको शुरू करेंगे। एक बार मुझे बता दें कि ये वीडियो ऑडियो क्लियर है कि नहीं। क्योंकि पिछले दिन थोड़ा सा इंटरनेट इशू की वजह से थोड़ा सा बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, आई होप कि आज आज क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, और आज हम शुरू करेंगे इतिहास का फर्स्ट चैप्टर। जो मैंने कहा था कि हिस्ट्री शुरू करेंगे, यानी कि आपके साथ साथ दो सब्जेक्ट शुरू करेंगे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ठीक है, तो आज हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कल जो पढ़ाया जाएगा, नहीं हमारे क्लास हफ्ते में 2 दिन होगा, सैटरडे और संडे को। ठीक है, एक दिन होगा आपका शुरुआत में हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा। तो आज हिस्ट्री का क्लास है, कल ज्योग्राफी का क्लास रहेगा। ठीक है, तो चलो, मुझे लगता है कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलो ठीक है। और दूसरी बात कि मैं पढ़ाते वक्त आपका मैं कमेंट्स नहीं देखूंगा। ठीक है, एक दिन बातचीत के लिए हम एक्स्ट्रा सेशन रखेंगे, सिर्फ बातचीत करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपके डाउट्स लेंगे। ठीक है, अभी मैं जितना फोर्स आप मैं पढ़ाने में दूंगा, जितना कंटेंट क्वालिटी कंटेंट में दूंगा, क्योंकि आप जैसे ही मैं आपका चैट्स वगैरह देखने लूंगा तो मैं इतना वक्त नहीं मिल पाएगा कि फिर आपका मैं चैट्स देखूं फिर मैं पढ़ाऊं, तो थोड़ा सा ये हो जाएगा। एक दिन हम डाउट सेशन प्रॉपर्ली रखेंगे। ठीक है, आपके जो डाउट्स होंगे वो डाउट्स लेंगे। ठीक है, बातचीत करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे। तो आज फोकस रहेगा, सिर्फ पढ़ने में फोकस रहेगा। ठीक है, मैं ये कहूंगा कि जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ने में ध्यान दें, चैट्स वगैरह में ज्यादा ध्यान ना दें। हाँ, जब मैं बोलूंगा चैट्स करने के लिए, ठीक है, मैं कुछ पूछूं तो फिर बता दें। ठीक है, तो पढ़ने पे पढ़ने पे ज्यादा फोकस करें। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। आई होप कि सब आ गया होगा। जो बच्चे नहीं आए वो बाद में जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलो, फर्स्ट लेसन है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद। हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, ये इतिहास का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले हम इसको नाम को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में है क्या। बेसिकली एक्चुअल यूरोप का क्या मतलब है, राष्ट्रवाद क्या है, ये सारी चीजें पहले इसका मतलब को जानेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, वो बताएंगे, यानी कि एक माइंड मैप देंगे कि आपको इस चैप्टर को किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसमें क्या करेंगे, इस चैप्टर में इंटर करेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट्स को देखेंगे, एक एक वर्ड्स को देखेंगे फिर। ठीक है, और श्योरिटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। ठीक है, जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं वो उसको पता होगा। ठीक है, चलो ठीक है। देखो, सबसे चैप्टर का नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, ये चैप्टर 1 है आपका। ठीक है, देखो यूरोप क्या है, यूरोप एक महादेश का नाम है। ठीक है, एक क्या है तुम्हारा महादेश का नाम, जैसे एशिया एक महादेश है उसे क्या, वैसे ही क्या है, यूरोप एक महादेश है। ठीक है, तो यूरोप क्या है, एक महादेश है जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट। ठीक है, और राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद एक भावना है, राष्ट्रवाद एक विचार है। ठीक है, ये किस तरह की विचार है, ये एक्चुअल देश के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना, एकजुटता की भावना। ठीक है, एक विचार है, राष्ट्रवाद क्या है, एक विचार है। ठीक है, तो एक्चुअल इसका क्या मतलब हुआ, यूरोप में एक्चुअल राष्ट्रवाद की भावना, देश के प्रति प्रेम की भावना यूरोप में एक्चुअल कैसे जागृत हुआ, कैसे उभरा, कैसे फैला। ठीक है, इस चैप्टर में इसी चीज की बात करेंगे। ठीक है, यानी कि एक्चुअल यूरोप क्या है, एक महादेश है, राष्ट्रवाद क्या एक विचारधारा है, देश के प्रति प्रेम की भावना। ठीक है, अपनापन की भावना। ठीक है, तो एक्चुअल ये अपनापन की भावना, देश के प्रति प्रेम की भावना आखिर यूरोप में जगा कैसे। ठीक है, यूरोप में एक्चुअल जागृत हुआ कैसे। ठीक है, इन सारी चीजों को कहां पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर में बेसिकली हम बेसिकली 3 देश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इस देश में हम बेसिकली 3 देश के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सा देश, अभी मैं माइंड में बता रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं। ठीक है,
जैसे ये चैप्टर थोड़ा फ्लो में आ जाएगा, फिर आपको ये चैप्टर पढ़ते हुए टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ये चैप्टर पढ़ते हुए फिर आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ये आप अगर माइंड मैप समझ लेते हैं तो, ठीक है। जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद की बात करें तो यूरोप में हमें 3 देश के बारे में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इस चैप्टर में हम 3 देश के बारे में पढ़ते हैं बेसिकली, मेनली। एक है फ्रांस, ठीक है। उसके बाद है इटली, ठीक है। उसके बाद है जर्मनी, ठीक है। फ्रांस, इटली, जर्मनी, बेसिकली हम 3 देश के बारे में पढ़ते हैं, फ्रांस, इटली, जर्मनी। अब ये सारे जो देश हैं, ये सारा देश किस में आता है? ये यूरोप महादेश में आता है। पूरे यूरोप महादेश को नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। यूरोप महादेश के कुछ देशों को पढ़ रहे हैं। कौन कौन सा देश है? फ्रांस, इटली और जर्मनी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब फ्रांस में क्या पढ़ेंगे? फ्रांस में ऐसा क्या हुआ था, क्या इवेंट्स हुआ था, तो उस इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। या जर्मनी में क्या हुआ था, इटली में क्या हुआ था, या आखिर इन्हीं देशों को क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सारी बातें आप धीरे धीरे आपको पता चले, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा आपको पता चलने लगेगा, ठीक है। आखिर हम इन्हीं देशों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, एक्चुअल फ्रांस में क्या हुआ था, या इटली में क्या हुआ था, जर्मनी में क्या इवेंट्स हुआ था, क्या घटना घटा था कि ये देशों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मेनली देखा जाए यूरोप में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद यानी कि एक्चुअल राष्ट्रवाद मतलब भावना, हम ये चैप्टर का सारांश क्या है कि एक्चुअल यूरोप में, यूरोप कॉन्टिनेंट महादेश में राष्ट्रवाद का भावना कैसे फैला, ठीक है। तो हम शुरुआत कहां से करते हैं? फ्रांस से करते हैं, ठीक है। फ्रांस में हम बेसिकली तीन क्रांति को पढ़ते हैं। पहला क्रांति है 1789 की क्रांति, दूसरा है 1830 की क्रांति, चौथा है 1848 की क्रांति। फ्रांस में हम 3 क्रांति के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फ्रांस की पहली क्रांति, फ्रांस की दूसरी क्रांति, फ्रांस की तीसरी क्रांति, ठीक है। फ्रांस की पहली क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी को। दूसरी कब हुई थी? 1830 ईस्वी को। और तीसरी कब हुई थी? 1848 ईस्वी को, ठीक है। अब इटली में और जर्मनी में देखो, अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में हम कुछ फ्रांस से रिलेटेड हम कुछ आदमियों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पहले हो गया लुई 16 के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ते हैं, आपने सुना होगा इसका नाम, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेपोलियन बोनापार्ट उसके बाद पढ़ते हैं लुईस 18 के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चार्ल्स एक्स के बारे में पढ़ते हैं, या चार्ल्स जिसको दसम बोलते हैं, ठीक है। और इसी का एक प्रधानमंत्री, इसने अपने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, इसका नाम है पोलिग्ने, सीधे पीएम लिख देता हूं, ठीक है। फ्रांस में हम इतनी चीजों को पढ़ेंगे। पहला क्या है? 1789 की क्रांति, दूसरा क्या? 1830 की क्रांति, तीसरा क्या? 1848 की क्रांति, ठीक है। अब इन नामों को पढ़ेंगे। अब इस जब फ्रांस की बात करेंगे तो आपका ये नाम कई बार आएगा, लुईस 16 आएगा, नेपोलियन बोनापार्ट आएगा, लुईस 18 आएगा, चार्ल्स एक्स आएगा, उसका प्रधानमंत्री पॉलिग्ने आएगा। अब ये लोग कौन थे, क्या कहानी था इन लोग का, एक एक चीज को हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसका देखेंगे 1789 को जब क्रांति हुआ, वो एक्चुअल का कारण क्या था, 1789 को क्यों क्रांति हुआ, या फिर 1830 को क्यों क्रांति हुआ, या फिर 1848 को क्यों क्रांति हुआ। एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। मेन फोकस है मेरा कंसेप्ट क्लियर कराना, समझना, चीजों को रटाना नहीं। मैं कहानी के फॉर्म में पढ़ाता हूं, ठीक है। मैं कहानी की तरह मैं चीजों को, एक एक चीज को आपके दिमाग में डाल दूंगा, ठीक है। बस शर्त है कि आप थोड़ा पेशेंस से बैठे, चीजों को सुने, ध्यान से सुने, इधर उधर कमेंट्स में ध्यान ना दे, चैट्स में ध्यान ना दे, आप बिल्कुल सुने, ठीक है। एक दिन प्रॉपरली सेशन रखेंगे, ठीक है, बात करने के लिए, आपसे आपका डाउट के लिए एक प्रॉपर सेशन रखेंगे। लेकिन अभी आप ध्यान से सुने, आप ध्यान से पढ़ने में ध्यान दें, ठीक है। ये हो गया फ्रांस के बारे में, ठीक है। ये मैं अभी माइंड में बता रहा हूं कि मुझे एक्चुअल इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है 1700 फ्रांस का, 1789 की क्रांति, 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति, ये पढ़ेंगे, फ्रांस खत्म हो जाएगा। उसके बाद इटली में भी कई नाम को पढ़ते हैं, ठीक है। इटली में भी हम क्या करते हैं, कई नाम को पढ़ते हैं। जैसे एक नाम को पढ़ेंगे हम, मेजनी, मेजनी, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं, एक नाम है काउंट काबूर, और एक नाम है गेरीबाल्डी, ठीक है।
तीन नाम को हम पढ़ते हैं, तीन आदमी के बारे में किसमें पढ़ते हैं? इटली में पढ़ते हैं। क्या क्या कौन कौन सा आदमी है? मेजनी है, काउंट काबूर है, गैरीबाल्डी है। और जर्मनी में हम एक आदमी के बारे में पढ़ते हैं, इसका नाम है बिस्मार्क। ठीक है, यानी कि फ्रांस में इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे, जब इटली की बात करेंगे तो इन तीन नामों के बारे में बात करेंगे, जब जर्मनी की बात करेंगे तो ये बिस्मार्क के बारे में बात करेंगे। जब आप इतनी चीजों को पढ़ लेते हैं तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मेनली 95% आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर थोड़ा सा पार्ट है, हंगरी का पार्ट है, बुडापेस्ट का वगैरह का पार्ट है थोड़ा सा। ठीक है, तुर्की वगैरह का पार्ट है, वो थोड़ा सा टॉपिक है, एक दो 5-10 मिनट में कवर हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो मेनली चीजें हैं, आपका जो मेनली चीजें का समझने का चीज है, ये एक्चुअल ये सारी चीजें हैं। ठीक है, फ्रांस, इटली और जर्मनी। मैंने बता दिया कि फ्रांस में पढ़ना क्या है, इटली में पढ़ना क्या है, जर्मनी में पढ़ना क्या है। अब आपको पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है एक्चुअल आगे। अभी मैं चैप्टर शुरुआत किया नहीं हूं, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल क्या है, माइंड मैप है। ये आप अपने जब नोट्स बनाएंगे तो ये जरूर बना लेंगे। ठीक है, ये जरूर इसलिए बना लेंगे कि आप जैसे चैप्टर खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगी, अच्छा इस चीज में आपको कहानी तो याद रहेगा ही, क्योंकि मैं कहानी बताऊंगा तो कहानी याद रहेगा ही, लेकिन कहानी के साथ साथ आपको ये चीज भी पता होना चाहिए कि ठीक है, कि ये इस कहानी के साथ क्या रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, 1789 को क्या हुआ था, 1838 को क्या हुआ था, या 1848 को क्या हुआ था, क्या क्या घटना घटी थी। ठीक है, ये सारी चीजें, कौन कौन सा आदमी आया था, पहले कौन आया था, दूसरे में बाद में कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसने क्या किया। ठीक है, ये सारी चीजों को एक एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद इटली के बारे में पढ़ेंगे, फिर जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू किससे करेंगे? फ्रांस से करेंगे, उसके बाद इटली करेंगे, उसके बाद जर्मनी करेंगे। अब देखो, बात यह आता है कि आप शुरू फ्रांस से क्यों करें। ठीक है, मैं कहा कि फ्रांस से शुरू करें, लेकिन शुरू क्यों करेंगे फ्रांस से? इटली से शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं, जर्मनी से शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक बार बता दे मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं। ये भी माइंड मैप है। ठीक है, ये भी माइंड मैप है। मैं भी पढ़ाना शुरू नहीं किया हूं, ये मैं आपको भी सिर्फ माइंड मैप दे रहा हूं कि एक्चुअल चैप्टर में पढ़ना क्या है। ठीक है, चैप्टर में पढ़ना क्या है। ठीक है, तो शुरुआत किससे करेंगे? फ्रांस से करेंगे। फ्रांस से शुरुआत क्यों करेंगे, इटली से क्यों नहीं कर रहे हैं, जर्मनी से क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये जो राष्ट्रवाद की जो भावना शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं सबसे पहले फ्रांस से हुआ है। ये जो राष्ट्रवाद की भावना है, जो हम कहते हैं कि राष्ट्रवाद की एक भावना है, देश के प्रति प्रेम की भावना, कहीं ना कहीं शुरुआत हुआ है फ्रांस से। और ये भावना पूरे विश्व में फैल गया है। ठीक है, क्योंकि आजादी के लिए लड़ाई, संघर्ष, अपना हक के लिए लड़ाई जो सबसे पहले शुरुआत हुआ वो फ्रांस से हुआ है। ठीक है, जब 1789 क्रांति हुआ है, फर्स्ट इवेंट्स हुआ है आपका, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रांस की बात करते हैं। ठीक है, ये जो राष्ट्रवाद वाला जो धारणा है, विचारधारा है, फैला कहां से? फ्रांस से फैला। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रांस को पढ़ते हैं। उसका 1789 कवर करेंगे, 1830 पढ़ेंगे, फिर 1848 में आएंगे। ठीक है, इन घटना के साथ साथ अलग अलग नाम आते जाएंगे। ठीक है, फिर उसने क्या किया, ये सारी चीजें देखते जाएंगे। फिर ये कवर करने के बाद इटली में आएंगे, इटली में अलग अलग नामों को देखेंगे कि कौन किसने क्या किया। ठीक है, किसका योगदान दिया, ठीक है, क्या क्या किया। उसका फिर जर्मनी के बारे में देखेंगे। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया। मैं अब इसको क्लियर कर रहा हूं, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें। मैं कहूंगा कि आप लोग साथ साथ लिखते हुए चले। ठीक है, अपना नोट्स स्वयं बनाए, खुद बनाए। ठीक है, अपना नोट्स खुद बनाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बता दे यहां तक समझ में आ गया? बता दे एक बार। एक बार कंफर्म कर दे पहले मुझे। चलो मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं? फ्रांस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप चीजों को समझने में ध्यान दे। अरे राइटिंग तो बड़ा खतरनाक है। हाँ,
मेरा राइटिंग बड़ा खतरनाक है। समझने में ध्यान दो चीजों को, ठीक है। देखो, सबसे शुरू करते हैं फ्रांस के बारे में। तो पहले क्या पढ़ेंगे, 1789 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्या क्रांति पढ़ेंगे, 1789 की क्रांति पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, 1789 की क्रांति। इस क्रांति से पहले थोड़ा सा मुझे आपको थोड़ा सा फ्रांस के बारे में बताना पड़ेगा, फ्रांस के समाज के बारे में बताना पड़ेगा। एक्चुअली ये जो 1789 क्रांति आप कहीं ना कहीं 9 क्लास के चैप्टर्स में, चैप्टर 2 या सेकंड या थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें आप लुई 16 के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, बुर्बो राजवंश के बारे में पढ़े होंगे। तो लेकिन खैर मैं इसको आप एक्चुअल 10 क्लास का पार्ट है, ये 9 क्लास का पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं इसको क्या करता हूँ, इसको फिर मैं रिकेप कर देता हूँ। ठीक है, कभी कभी यहाँ से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, कभी भी वंश पूछ लेते हैं, कभी 1789 क्रांति के समय कौन राजा था, ये सारी चीजें 10 क्लास के बोर्ड में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि शुरू से पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो 1789 क्रांति से शुरू करने से पहले मुझे थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 1789 एक राजा था। ठीक है, इस फ्रांस के समय मतलब एक्चुअल 1789 क्रांति एक्चुअल किस राजा के समय हुआ था आपसे पूछा जाएगा, तो राजा का नाम था लुई 16। ठीक है, राजा का क्या नाम था, राजा का नाम था लुई 16, या जिसको लुई 16 ही बोलते हैं। ठीक है, लुई 16। इसके वाइफ का नाम क्या था, इसके वाइफ का नाम था मेरी अंतोनेट, मेरी अंतो अंतोइनेट। ठीक है, इसकी वाइफ का नाम क्या था, मेरी अंतोइनेट। और ये किस वंश से था, राजवंश की बात करें तो ये था बुर्बो राजवंश से। ठीक है, ये किस वंश से था, बुर्बो राजवंश से। अब देखो आपसे यह क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, एक या दो ऑब्जेक्टिव बन सकता है। कैसे कि जो एक से पूछ सकता है कि 1789 की क्रांति के समय वहां का राजा, फ्रांस का राजा कौन था, कहां की बात कर रहे हैं, फ्रांस की बात कर रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1789 क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, फ्रांस का शासक कौन था। तो आपसे यही एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि उस समय का राजा कौन था, लुई 16 था। दैट्स इट। उसके बाद क्या हो सकता है कि उसके लुई 16 के वाइफ का नाम क्या था, तो मेरी एंटोनेट। अब ये जो राजा था लुई 16 था, ये किस खानदान से था, किस वंश से था। ठीक है, तो उसके खानदान का क्या नाम था, बुर्बो राजवंश से था। ठीक है, आपसे यहां से दो तीन ऑब्जेक्टिव यहां से बन सकता है। ठीक है, तो ये आपको चीजें याद रखना है कि एक्चुअल 1789 क्रांति के समय वहां का राजा कौन था, वहां का राजा था लुई 16। ठीक है, और वो किस, उसके वाइफ का नाम मेरी एंटोनेट था, राजवंश उसका कोई किस वंश से था, राजवंश से था। अब एक क्वेश्चन यहां से ये आ सकता है कि ये जो राजा है, ये राजा लुई 16, ये लुई 16 राजगद्दी में बैठा कब, एक्चुअली ये राजा बना कब। तो ये राजा बनता है 1774 ईस्वी को। ठीक है, ये राजा बना कब, राजा बना कब, 1774 ईस्वी को। तो आपसे पूछ सकता है कि लुई 16 शासक कब बना या राजगद्दी पर कब बैठा। तो लुई 16 राजगद्दी पर कब बैठता है, 1774 ईस्वी को। ठीक है, अब देखो, अब ये तो पता चल गया कि राजा कौन था, उसकी वाइफ कौन था, किस वंश से था। लेकिन अब मुझे अब ये पता करना है कि एक्चुअल क्रांति हुआ क्यों, एक्चुअल क्रांति हुआ क्यों, या फिर आंदोलन। क्रांति का क्या मतलब होता है, क्रांति मतलब बदलाव, या बदलाव हुआ क्यों, आंदोलन हुआ क्यों। ठीक है, एक्चुअली ये घटना घटा क्यों, ये एक्चुअली 1789 क्रांति हुआ क्यों था। ये राजा था, ठीक है, समझ में आ गया, उसकी वाइफ का नाम समझ में आ गया, राजवंश हो गया, ठीक है, कब बना, ये सारी चीज समझ में आ गया। लेकिन क्रांति हुआ क्यों, प्रश्न ये है कि क्रांति, जो पहली क्रांति है 1789 क्रांति हुआ क्यों। तो इसके पीछे कई कारण है। ठीक है, इसके पीछे कई कारण है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फटक से इसको नोट कर लो। यहां तक समझ में आ गया क्या, एक बार बता दो मुझे। अरे उमेश भाई, इसका क्या है, मैं भूल जा रहा हूँ। बता दो एक बार। ठीक है, चलो यहां तक हो गया, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, अब
ये 1789 क्रांति हुआ क्यों, इसका कारण देखो। ये हो गया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। आप ये जब जब चैप्टर पढ़ लेंगे पूरा, तो आपको रिवीजन करने में मात्र 5 मिनट लगता है। ठीक है, मात्र 5 मिनट लगता है आपको रिवीजन करने में। ठीक है, अब देखें इसका कारण देखते हैं थोड़ा सा। इसका कारण क्या था? कारण में एक सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता मतलब क्या कि समाज में, समाज बटा हुआ था। ठीक है, समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। फ्रांस का जो समाज है वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। 3 वर्ग क्या क्या थे? इसको बोलते हैं प्रथम स्टेट या फर्स्ट स्टेट, एक बोलते हैं उसके बाद बोलते हैं द्वितीय स्टेट, और तृतीय स्टेट। ठीक है, यानी कि सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता की एक्चुअल जो फ्रांस का समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। ठीक है, प्रथम स्टेट को क्या बोलते हैं? प्रथम स्टेट का दूसरा नाम है एक्चुअल, इसको पादरी भी बोलते हैं। ठीक है, प्रथम स्टेट में एक्चुअल कौन आते हैं? प्रथम स्टेट में आते हैं तुम्हारा पादरी, पादरी लोग। पादरी कौन? जो चर्च में, जैसे चर्च में जो प्रे करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पादरी करते हैं, पादरी कहते हैं। ठीक है, द्वितीय स्टेट में, जिस द्वितीय स्टेट को बोलते हैं कुलीन वर्ग। ठीक है, कुलीन वर्ग। ठीक है, या आप इसको पादरी वर्ग भी बोल सकते हैं, कुलीन वर्ग भी बोल सकते हैं। तृतीय स्टेट को बोलते हैं मध्यम वर्ग। ठीक है, यानी कि जो फ्रांस का जो समाज था वो क्या था? 3 वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, ये देखने के कारण। ठीक है, अब मैं इसको बताऊंगा, मैं इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं कि एक्चुअल सामाजिक असमानता होता क्या था और इसका क्या प्रभाव पड़ा था इस क्रांति में। ठीक है, सामाजिक असमानता का क्या प्रभाव पड़ा इसमें 1789 की क्रांति में। ठीक है, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले समाज को समझ लेते कि फ्रांस का समाज था कैसे। ठीक है, तो समाज, जो सामाजिक फ्रांस में क्या था? सामाजिक असमानता, यानी कि सभी लोग, मान लो 100 लोग हैं, मान लो फ्रांस में 100 लोग हैं, तो 100 लोग, सारे लोग क्या थे? बटा हुआ थे, किसी ना किसी ग्रुप से बटा हुआ था। कुछ लोग इससे थे, कुछ लोग इससे थे, कुछ लोग इससे थे। ठीक है, तो यानी कि सभी जो लोग हैं वो क्या था? बटा हुआ था। ठीक है, किसमें? प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट में। प्रथम स्टेट को पादरी वर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, और द्वितीय स्टेट को कुलीन वर्ग बोलते हैं, तृतीय स्टेट को मध्यम वर्ग बोलते हैं। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? जो चर्च में पूजा करते थे, पादरी वगैरह लोग, वो किस में आ जाते? प्रथम स्टेट में आते थे। द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? द्वितीय स्टेट में आते थे मंत्री आ गया, राजा आ गया, सैनिक आ गया। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो शासन चलाने वाला जितने भी लोग थे वो किस में आ जाते थे? द्वितीय स्टेट में आ जाते थे। और तृतीय स्टेट में कौन आते थे? मध्यम वर्ग, यानी कि जो आम आदमी, नॉर्मल इंसान थे, वो लोग किस में आते थे? तृतीय स्टेट में आते थे। जैसे एग्जांपल हो गया डॉक्टर, किसान हो गया, डॉक्टर हो गया, किसान डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया। ठीक है, उसके बाद टीचर हो गया। ठीक है, उसके बाद लॉयर हो गया, मजदूर हो गया। ठीक है, जितने भी बचते थे, बिजनेसमैन हो गया, ये सारा किस में आ जाते थे? मध्यम वर्ग में आ जाते थे। ठीक है, प्रथम स्टेज में कौन 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 थे? पूजा करने वाले थे। ठीक है, प्रे करने वाले लोग थे। ठीक है, जो चर्च पादरी वगैरह लोग थे। द्वितीय स्टेज में कौन थे? जो शासन चलाने वाले, जैसे राजा का सैनिक हो गया, सैनिक हो गया, मंत्री हो गया, खुद राजा भी हो गया। ठीक है, ये किस में आ जाते थे? तुम्हारा कुलीन वर्ग में आ जाते थे। ठीक है, और आम आदमी किस में आ जाते थे? मध्यम वर्ग में आ जाते थे। ठीक है, एक वर्ग तुम एक किताब में देखेगा कि एक जगह लिखा रहेगा सर्वहारा वर्ग। ठीक है, सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग का मतलब क्या होता है? ऐसा ग्रुप जिसमें सिर्फ कौन आते हैं? किसान, गरीब लोग, गरीब और मजदूर, उसको क्या बोलते हैं? सर्वहारा वर्ग। आपसे पूछ सकता है कि सर्वहारा वर्ग को, सर्वहारा वर्ग में कौन कौन लोग आते हैं? तो सर्वहारा वर्ग में कौन आते हैं? किसान आते हैं, गरीब आते हैं, गरीब लोग आते हैं, मजदूर आते हैं। ठीक है, वो कौन से वर्ग में आते हैं? सर्वहारा वर्ग में आते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, लेकिन याद रखना ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है और पूछ लेता कभी कभी। ठीक है, मध्यम वर्ग में कौन आते हैं? किसान, डॉक्टर, इंजीनियर, जितने भी बच जाते हैं।
रेस्ट ऑफ द पीपल, जितने भी पीपल बच जाते हैं वो सारा किस में आ जाते हैं, मध्यम वर्ग में आ जाते हैं। तो फ्रांस का समाज कितने भाग में बटा हुआ था, 3 भाग में बटा हुआ था, ठीक है। अब देखो 3 भाग में बटा हुआ था ना, लेकिन इसका चलो ठीक है, ये तो समझ में आता, ठीक है बटा हुआ था, लेकिन इसका क्रांति में क्या प्रभाव पड़ रहा था? क्रांति में प्रभाव ये पड़ रहा था कि एक्चुअल ये जो प्रथम स्टेट थे, द्वितीय स्टेट थे, ये लोग बहुत पावरफुल थे। ये लोग मान लो अगर मैंने कहा कि मान लो फ्रांस में 100 आदमी है, तो जो 100 आदमी से 90 आदमी थे ना, 10 आदमी मान लो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में आते थे। 100 में से 100 में से 10 आदमी किस में आते थे, तुम्हारा प्रथम स्टेट के और द्वितीय स्टेट के। और जो तृतीय स्टेट के 90% आदमी 90% आदमी किस किस वर्ग के अंदर आते थे, तुम्हारा तो तृतीय स्टेट के अंदर आते थे, ठीक है। यानी कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट में 10% आदमी, ठीक है। और तृतीय स्टेट में कुल फ्रांस का 90% आदमी, कुल फ्रांस का 90% आदमी तृतीय स्टेट में आते थे, ठीक है। और 10% आदमी किस में आते थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट में आते थे। ठीक है, ये भी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इसका क्या प्रभाव, ठीक है, आज हो सकता है कि कोई कम ग्रुप का हो सकता है। इसका प्रभाव ये था कि ये जो 10% था ना, इनके पास संपत्ति बहुत ज्यादा था। ये इस 10% के पास कुल जमीन का 60% जमीन किसके पास था, ठीक है। 60% जमीन किसके पास था, प्रथम और द्वितीय स्टेट के पास था। कम आदमी होने के बावजूद भी 60%, कम आदमी था लेकिन संपत्ति ज्यादा था। और इन लोगों के पास क्या था, आदमी ज्यादा था, संपत्ति सिर्फ 40% था, यानी कि संपत्ति कम था, ठीक है। इन लोग बटा हुआ था, इन लोग एक्चुअल ये दोनों स्टेट कम था, ठीक है। ये लोग पावरफुल थे, ये लोग पावरफुल पद में बैठे हुए थे, एक्चुअल पावरफुल पद में बैठे हुए तो थे ही। ऊपर से इन लोग का पॉपुलेशन कम था, इन लोग के पास संपत्ति ज्यादा था। और इन लोग का क्या था, ये लोग नॉर्मल आदमी थे, पॉपुलेशन ज्यादा था और संपत्ति कम था। पॉपुलेशन ज्यादा होने से पॉपुलेशन का बंटवारा करेगा, संपत्ति तो कम कम हिस्सा मिलेगा, लेकिन इन लोग पे ज्यादा हिस्सा मिलेगा। बात समझ रहे ना। तो इन लोग के पास क्या था, संपत्ति कम था। अब ठीक है, संपत्ति चलो ठीक है, ये भी मान ले संपत्ति कम था, लेकिन फिर भी एक्चुअल इसका क्या कारण था, 1789 इसमें क्या कारण था? कारण ये था कि जब भी एक्चुअली ये जो राजा था ना, लुईस 16, एक्चुअली ये तो थोड़ा सा मतलब हमेशा युद्ध में उलझा रहता था। इसका कारण क्या था कि हमेशा युद्ध लड़ते रहता था, ठीक है। हमेशा युद्ध लड़ते रहता था, हमेशा इसको युद्ध लड़ने में मजा आता था। ये अपने शासन व्यवस्था में ध्यान नहीं देता था, प्रजा से कोई मतलब नहीं रखता था। कौन, लुई 16। अपने लोगों से कोई मतलब नहीं, अपने मतलब कैसे शासन करना है, मतलब बिल्कुल नहीं, मतलब अपने में जीना, अपने में खाना, मस्त रहना। लोग क्या हो रहे हैं कि परेशान हो रहे हैं, मर रहे हैं, उनसे इसको कोई लेना देना नहीं था। किसका, लुई 16 का। तो जब धीरे धीरे ऐसा शासन चलने लगा था, तो धीरे धीरे क्या होता कि देश का अर्थव्यवस्था चरमराने लगा था। किसका, फ्रांस का अर्थव्यवस्था चरमराने लगा था। अब जब फ्रांस का अर्थव्यवस्था चरमराने लगा, तो इसने फ्रांस का अर्थव्यवस्था चरमराने लगा, तो इसका लुई 16 ने क्या सोचा कि चलो टैक्स बढ़ा देते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं। क्योंकि एक्चुअल कोई भी सरकार के पास एक्चुअल पैसा आता कहां से, कोई भी सरकार के पास कोई भी सरकार के पास पैसा आता कहां से, पैसा आता है उसका टैक्स से। कोई भी सरकार के पास एक्चुअल पैसा आता कहां से, टैक्स से आता है। तो अगर देश में क्या हो रहा था कि देश का हालत खराब हो रहा था, तो उसने क्या सोचा कि चलो टैक्स बढ़ा देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ यहां तक, बताओ बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं। बताओ यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो सरकार के पास कैसे पैसा आता है, टैक्स से पैसा आता है। अब हम कह रहे हैं कि फ्रांस का हालत धीरे धीरे खराब हो रहा था, तो राजा ने क्या सोचा कि चलो टैक्स बढ़ा देते हैं। अब मजेदार बात यह है कि जैसे ही टैक्स बढ़ाता, तो टैक्स से देता कौन था, सिर्फ ये लोग देते थे, तृतीय स्टेट के लोग देते थे। ये दोनों लोग टैक्स नहीं देते थे, टैक्स सिर्फ कौन देते थे, तृतीय स्टेट के लोग देते थे, मध्यम वर्ग के लोग देते थे। बड़ा कमाल की बात है, भाई इन लोग के पास पैसा ज्यादा है, पावर ज्यादा है, लेकिन फिर भी इन लोग टैक्स नहीं देगा, पैसा होने के बाद भी। अब इन लोग के पास एक तो पैसा कम है, हालत देश का खराब है, इन लोग का हालत खराब है, ठीक है। इन लोग हालत खराब है, लेकिन फिर भी टैक्स कौन देगा, ये लोग देंगे। तो एक तो देश का हालत खराब है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, लोग परेशान है, टैक्स पे टैक्स भरा टैक्स पे टैक्स बढ़ाया जा रहा है, और सिर्फ टैक्स देगा कौन, तृतीय स्टेट के लोग देंगे, ठीक है। तो एक ये सारी कारण है क्या, 1789 क्रांति का,
ये सारी कारण क्या है, मैं इसको कारण को मैं ज्यादा डेप्थ अंदर तक जाऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत सा इसका लम अगर कराने जाते एक क्लास सिर्फ कारण में चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें 9 क्लास का पोर्शन है। ये सारी चीजें आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये जो सारी चीजें बता रहा हूँ 9 क्लास का पोर्शन है। ये अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ा कि आप, मैं कहूंगा कि आप तो जानते ही होंगे, मैं ये बात नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ, क्योंकि आप जब तक ये चीजें नहीं समझेंगे तो आप कहानी नहीं समझ पाएंगे। आप ये नहीं समझ पाएंगे कि 1789 क्रांति हुआ क्यों, या फिर आगे की कहानी नहीं समझ पाएंगे। तो मैं इसलिए क्या कर रहा हूं, मैं इसको स्किप नहीं कर रहा हूं, लेकिन शॉर्टकट में बता दे रहा हूं, ठीक है। तो एक्चुअल 1789 क्रांति कारण क्या था कि देश में अर्थव्यवस्था चरमरा रहा था, लोग परेशान, किसान परेशान, मजदूर परेशान, फिर भी क्या कर रहा था, टैक्स पे टैक्स बढ़ाते जा रहा था, ठीक है। उधर लोग जो राजा थे लुई 16, उसको अपने प्रजा से कोई मतलब नहीं था, ठीक है, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा हो रहा था। तो ये सारा कारण क्या था, 1789 की क्रांति का कारण था, ठीक है। अब ये सारा कारण तो समझ में आ गया, ठीक है। अब 1700 ये सारा कारण हो गया। अब 1789 क्रांति के दिन क्या होता है कि जब लोग परेशान होने लगे, ठीक है, जब जैसे ही लोग परेशान, तो क्या करता है, 14 जुलाई 1789 14 जुलाई 1789 क्या करते हैं, सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, राजा के घर को घेर लेते हैं, ठीक है, और नारेबाजी करने लगते हैं, आंदोलन करने लगते हैं, ठीक है। अब अगर जैसे मान लो एक 7,000 8,000 आदमी अगर एक जगह आके एकदम एक जगह को घेर ले, तो क्या आवाज होगा, क्या गुंजेगा, समझ रहे ना मेरी बात को। तो क्या करते हैं, राजा को घेर लेते हैं। राजा क्या करता है, फिर अपने आप को कहता, भाई लो भाई मैं हार गया। तो उसके बाद क्या करता है, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसको क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, ठीक है। लुई 16 को क्या करते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। आई थिंक इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है। लुई 16 को क्या कर लेते हैं, लुई 16 को क्या करते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, ठीक है। उसकी लुई 16 और उसकी वाइफ दोनों को क्या करते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, ठीक है। गिरफ्तार करने के बाद लगभग 1793 के टाइम तक उसको क्या करते हैं, फांसी दे देते हैं, ठीक है। 1793 में इसको क्या करते हैं, फांसी दे देते हैं, ठीक है। 1793 में इसको क्या करते हैं, उसको फांसी दे देते हैं। और 1791, अब जैसे इसको लुई 16 क्या करते हैं, जैसे गिरफ्तार हो गया, ठीक है, गिरफ्तार होने के बाद क्या करते हैं, अपना वहां संविधान बनाते हैं, ठीक है। यानी कि जो फ्रांस का पहली बार जो संविधान बनता है, उसको कब बनता है, 1791 को, ठीक है। फ्रांस में जो पहला बार संविधान बनता है, वो कब बनता है, 1791 को, ठीक है। यानी कि 1791 संविधान बनता है, और 1793 को क्या करता है, इसकी फांसी देता है। किसको फांसी देता है, इसके यानी कि लुई 16 और जो तुम्हारा है उसकी वाइफ मेरी एंटोनेट को, दोनों को क्या करता है, फांसी दे देता है, ठीक है। कब देता है, 1793 को, ठीक है। अब देखो, ये आई थिंक ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्रांति कंप्लीट हो गया, ठीक है। 1789 क्रांति कंप्लीट हो गया, कारण बता दिए, ठीक है। पहले राजा कौन था, किस वंश से था, उसकी वाइफ का क्या नाम था, कब बना था, ठीक है। कारण क्या था, सामाजिक असमानता था, टैक्स बढ़ाते जा रहा था, लोग परेशान होने लगे थे, किसान परेशान होने लगे थे, मजदूर परेशान होने लगे थे, और राजा लोगों पे ध्यान नहीं दे रहा था। राजा अय्याशी कर रहा था, राजा फिजूल खर्ची कर रहा था, उसकी वाइफ दोनों फिजूल खर्ची कर रहा था। तो ये सारा क्या था, 1789 का क्रांति का कारण था। तो लोग इससे क्या होने लगे थे, गुस्सा होने लगे थे, ठीक है। लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ते जा रहा था, ठीक है। लोग सोचे जहां मिल जाए पटका देंगे, ठीक है। लोगों को लग रहा था जहां मिल जाए पकड़ के निपटा देंगे इसको, ठीक है। लोगों के अंदर इतना गुस्सा था ना भाई, अब तो एक तो पैसा नहीं है, देश का हालत खराब होते जा रहा है, अब फिर भी तुम टैक्स बढ़ाते जा रहे हो, तो क्या करेगा, लोगों के अंदर जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा, ठीक है। लोग अंदर गुस्सा, इसलिए क्या करता है कि 14 जुलाई 1789 को पूरा घर घेर लेता है, राजा का पूरा घर घेर लेता है। राजा फिर अपने आप को क्या करता है, आत्मसमर्पण कर देता है, ठीक है, लो भाई मैं हार गया, ठीक है। उसका क्या करता है, उसको गिरफ्तार हो जाता है वो। उसका 1793 को क्या हो जाता है, वो उसको फांसी हो जाता है, दोनों, उसकी वाइफ और दोनों को, ठीक है। उसके 2 साल पहले ही क्या होता है कि वहां संविधान बन जाता है, ठीक है। वहां क्या होता है, संविधान बन जाता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 1789 की क्रांति का एक्चुअल कारण, एक्चुअल क्या था, क्या इवेंट था, ये सारी चीजें कंप्लीट हो गया। यानी कि हम तो बोले कि फ्रांस में हम 3 क्रांति को पढ़ते हैं, एक क्या है 1789, एक 1830, एक 1848। तो हमने एक पढ़ लिया कि 1789 के बारे में। अब मैंने कहा कि कुछ नामों को पढ़ना है, तो मैंने एक नाम लिखा था लुई 16, ठीक है। लुई 16, तो हमने लुई 16 के बारे में पढ़ लिया। अब देखो, अब तुम्हें कॉपी में मिला, जो मैं पहले माइंड में बताया था
वो तुम्हें अब काम कर रहा होगा, तुम्हें पता होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इसके बाद क्या पढ़ेंगे। ठीक है, वो तुम्हें माइंड मैप की तरह काम करेगा। ठीक है, मैंने कहा था कि मैंने फ्रांस के बारे में 3 क्रांति के बारे में पढ़ना, 1789, 1830, 1843, उसके बाद कुछ लोगों के बारे में पढ़ना है। तो अब तक तुम्हें पता चल गया होगा कि एक्चुअल एक्चुअल जा किधर रहे हैं हम। ठीक है, तो पहले हम 1789 के बारे में पढ़ लिए और एक आदमी का नाम, एक जो था लुई 16, उसके बारे में पढ़ लिए। वो कौन था, क्या किया था, क्या काम था और क्या हुआ था, वो सारी चीजों को कवर कर लिए। ठीक है, अब तक तो आपको पता चलेगा होगा कि हम किधर से किधर जा रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो मैंने पहले बताया था कि पढ़ना कैसे, वो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, अभी एग्जाम के बाद भी, एग्जाम से पहले भी, हमेशा आपको हेल्पफुल करेगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज तक यहाँ तक उतार लो फटक से, उसके बाद फिर मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब देखो इसके बाद जो 1789 से लेके 1789 से लेकर, आप दिख रहा होगा 1791 से 1791 से लेके 1795 तक, वहां एक्चुअल जेकोबिन एक दल होता है। ठीक है, जेकोबिन एक संसद ये बनता है। ठीक है, एक ग्रुप बनता है। ठीक है, एक ग्रुप के दौरान क्या करता है, शासन चलाया जाता है। फिर उसका 1795 से लेकर 99 तक कौन होता है, डायरेक्टरी रूल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 95 से 99 तक क्या चलता है, वहां पे डायरेक्टरी रूल चलता है। ठीक है, उसके बाद 1799 से के बाद एंट्री किसका, 1799 में एंट्री किसका होता है तुम्हारा, नेपोलियन बोनापार्ट। एक नाम जैसे मैंने बताया था, मैं इसको थोड़ा सा बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तो आपको, अभी इसको सुनो फिर खाली। ठीक है, तो इसका 1799 के बाद इसका एंट्री किसका होता है, नेपोलियन बोनापार्ट का एंट्री होता है। ठीक है, अब 17 नेपोलियन बोनापार्ट शासक कब बनता है, 1840 को जाके बनता है, सम्राट बन जाता है 1840 को। तो आपको आपको इतना चीज तो नहीं पूछेगा कि जेकोबिन कब था, क्या बना था डायरेक्टली। आपको बस ये सोचना है कि नेशनल, इतना जो 1791 से लेके 1804 तक जो शासन रहा, वो किसके द्वारा था, तुम्हारा नेशनल असेंबली द्वारा। बस इतना याद रखना है। इसके पीछे सिर्फ नेशनल असेंबली नहीं था, इसके पीछे डायरेक्टरी रूल चला, जेकोबिन दल द्वारा चलाया गया। ठीक है, अलग अलग भागों में बटा रहता है। ठीक है, लेकिन बस इतना याद रखो कि 1789 से लेके, यानी कि जो 1791 से लेके, मान लो 1774 से लेके 89 तक कौन चलाया, लुई 16 चलाया। कौन चलाया, लुई 16 चलाया। ठीक है, अब मान लो 1789 से लेके 1804 तक कौन चलाएगा, ये मान लो नेशनल असेंबली द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया, नेशनल असेंबली द्वारा चला। इसके पीछे सिर्फ नेशनल असेंबली नहीं था, इसके पीछे और भी डायरेक्टरी रूल चला। लेकिन बस इसको याद रखो कि तुम्हें इतना पूछता नहीं अंदर से। ठीक है, इसलिए इतना याद रखो कि ये किसके द्वारा चलाया गया, नेशनल असेंबली द्वारा। ठीक है, असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली द्वारा चलाया गया, यानी कि 1789 से 1804। अब 1804 के बाद कौन आता है, यानी कि 1804 से कौन आता है तुम्हारा। ठीक है, 1804 से आता है तुम्हारा एक नाम आता है, 1804 से 1815 तक, इसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। कौन आता है, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट के पढ़ेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, कब से कब तक रहा। ठीक है, उसने क्या क्या काम किया। उसके बाद फिर 1815 को जो वो खत्म हो गया या हट गया, उसका शासन क्यों हटा। ठीक है, इन सारी बातों को चर्चा करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, पूरा बोर्ड भर गया। अब लिख लो इसको, पॉइंट वाइज आपको उतार लें। ठीक है, मैं जिस तरह से साथ साथ बोलते जा रहा हूँ, लिखाते भी जा रहा हूँ, लिखते भी जा रहा हूँ। तो आप मेक श्योर कि आप मैं जैसे जैसे लिखाते जा रहा हूँ, ठीक है, आप वैसे वैसे उतार लें। ठीक है, इसको नहीं, जो नहीं उतारा फटक से उतारो, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी उतारो फास्टली। मैं हट जाता हूँ इधर से। जल्दी उतार, जल्दी फटक से। 2 मिनट का टाइम है, जल्दी उतारो। आज मैं आपका कोई भी चैट्स देखने वाला नहीं हूँ। ठीक है, मैं आपका कोई भी चैट्स देखने वाला नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि आपका अगर मैं चैट्स देखने लग जाऊंगा तो आपका सिलेबस कवर नहीं होगा। ठीक है, मैं मैं एक दिन सेशन रखूंगा आपसे बातें करने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए। ठीक है, आपका कोई डाउट हो, डाउट सॉल्व करने के लिए एक दिन प्रॉपरली कब रखेंगे, जब ये चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद हर चैप्टर के बाद एक सेशन रखेंगे सिर्फ बातचीत के लिए। ठीक है, हर जैसे एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद एक सेशन क्या रहेगा,
क्वेश्चन प्रैक्टिस और क्या रहेगा, डाउट सेशन का, और मतलब इंटरेक्शन करने के लिए, बातचीत करने के लिए, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो वो एक्चुअल प्रॉपर्ली रखेंगे एक सेशन, ठीक है, एक दिन प्रॉपर्ली रखेंगे। लेकिन अभी अगर मैं चेयर्स देखने लग जाऊं तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं चेयर्स नहीं देख रहा हूँ किसी का, ठीक है। जल्दी करो फटाक से। अब यहाँ तक हो गया होगा, चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ। आपको सोशल साइंस आपके फिंगर टिप्स में आ जाएगा, ठीक है। मैं जैसे बता रहा हूँ आप वैसे पढ़ते चले, आपको सोशल साइंस में 1% भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। बट ये है कि शर्त ये है कि आप, मैं जिस तरह बता रहा हूँ उस तरह आप करते चले, और डेली बेसिस में आप रिवीजन करते चले, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए 2 दिन बाद रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा मत करना, नहीं तो फिर कोई फायदा है नहीं। और जिस बच्चे को लगता है कि मैं ठीक से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप प्लीज यहाँ से चले जाएं, ठीक है। जिस बच्चे को लगता है कि मैं आप समझ नहीं पा रहे हैं या मैं आपको ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, अपना टाइम बर्बाद ना करें, ठीक है। आपका वक्त कीमती है, मेरा भी वक्त कीमती है, तो बिल्कुल वक्त बर्बाद ना करें, ठीक है। आप जा सकते हैं, आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप फालतू 1-2 घंटे यहाँ बर्बाद करेंगे, उससे अच्छा कि कुछ पढ़ लें जाके, ठीक है। तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो उनके लिए तो फिर वही कि आप कोई और टीचर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं अपना तो पूरा 100% दे रहा हूँ कि समझ में आ जाए चीजों को, एक एक चीजों को बारीकी से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब देखो, अब 1789 क्रांति हो गया कंप्लीट, 1789 क्रांति हो गया कंप्लीट, 1789 क्रांति के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। अब बारी आता है क्या, 1804, यानी कि 17 से 89 से लेके, इसे लिख देता हूँ, 1774 से लेके 1789, इसके बीच में कौन था, लुई 16 था। कौन था, लुई 16 था। 1789 से लेके, ठीक है, और 1803 तक या 4 तक लिख सकते हैं, ठीक है। ये कौन था तुम्हारा, 1804 तक कौन था तुम्हारा, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली, ठीक है। 18 से, अब देखो, अब देखो 18 से 4 से लेके 18 से 15, 18 से 4 से लेके 1815 तक कौन आते हैं तुम्हारा, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन कौन आता है, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। अब देखो, एक्चुअल ये अच्छा आदमी था, ठीक है, जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो अच्छा आदमी था, ठीक है। ये एक्चुअल क्या, सबसे पहले इसका नेपोलियन बोनापार्ट से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, कि इसने कई काम किया था, ठीक है। इसने अपना एक नेपोलियन कोड दिया था, ठीक है, नेपोलियन संहिता, नेपोलियन संहिता, नेपोलियन संहिता लागू किया था। अब नेपोलियन संहिता क्या है, नेपोलियन इस आदमी का नाम था, संहिता मतलब होता है कानून, ठीक है, संहिता मतलब होता है कानून। तो नेपोलियन अपना क्या किया था, कानून लागू किया था, ठीक है। अपना क्या किया था, कानून लागू किया था, जिसको बोलते हैं नेपोलियन संहिता। आपसे नाम से याद रख सकते हैं, नेपोलियन संहिता, ठीक है। नेपोलियन आदमी का नाम था, संहिता मतलब होता है कानून, लो, ठीक है। तो नेपोलियन ये नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया था, अपना कानून लागू किया था, इसको बोलते हैं नेपोलियन संहिता। इससे एक चीज याद रखना कि नेपोलियन संहिता में कितने कोड थे, 5 कोड थे। आपसे पूछ सकता है कि नेपोलियन संहिता में नेपोलियन बोनापार्ट ने कुल कितने कोड दिए थे, कुल 5 कोड दिए थे। अब कोड क्या होता है, कुल अलग अलग डायमेंशन दिए थे, ठीक है। कोड क्या था, अलग अलग डायमेंशन। आपको बस याद रखना कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि नेपोलियन संहिता आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, यहां से 2 ऑब्जेक्टिव बन सकता है। एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि नेपोलियन संहिता लागू किया गया था कौन, कि या फिर नेपोलियन संहिता किसने लागू किया था, एक ही ऑब्जेक्टिव बन सकता है। और दूसरा बन सकता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कुल कितने कोड दिए थे। तो आपसे याद रखना कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कुल 5 कोड दिए थे, ठीक है। आपको इस नेपोलियन बोनापार्ट से ये याद रखना है, ठीक है। नेपोलियन अच्छे आदमी थे, बेसिकली ये सुधार करना चाहते थे, ठीक है। ये एजुकेशन पे सुधार किया, एजुकेशन को बढ़ावा देने लगा, सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं, ठीक है। मतलब एक्चुअल समाज में भलाई कर रहा था, ठीक है, समाज में भलाई कर रहा है, बैंक की स्थापना किया,
ठीक है, शिक्षा प्रणाली में सुधार किया, उसका साथ साथ तुम्हारा कानून प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार किया गया। इसके द्वारा यानी कि मतलब बेसिकली कहा जाए तो नेपोलियन बोनापार्ट अच्छा आदमी था, ये सुधार चाहता था। ठीक है, ये क्या चाहता था, सुधार चाहता था बेसिकली। ये बेसिकली क्या कर रहा था, सुधार कर रहा था। ठीक है, धीरे धीरे क्या सुधार करना चाह रहा था, यानी सुधार कर रहा था पूरे फ्रांस में। लेकिन फिर इसको लगा कि यार ये सुधार सिर्फ फ्रांस में क्यों, पूरे यूरोप में क्यों नहीं। ये सुधार ये मतलब अच्छा काम कर रहा था, बैंक बना रहा था, परिवहन सुधार कर, रोड वोड बना रहा था। ठीक है, यातायात का साधन सुविधा कर रहा था। ठीक है, उसका शिक्षा को बढ़ावा दे रहा था, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर है। ये काम किसके द्वारा किया जा रहा था, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, अब फिर ये सोचा कि यार ये सिर्फ अच्छा काम सिर्फ फ्रांस में क्यों, पूरे पूरे यूरोप में क्यों नहीं। पूरे फ्रांस का एक देश है, यूरोप का महादेश है, तो सिर्फ एक देश तक ही क्यों सीमित है, पूरे यूरोप पूरे महादेश में क्यों नहीं फैल रहा है ये। इनको लगा कि यार कि आपन भगवान है। ठीक है, इनको लगा कि आपन ही भगवान है। बोलते ना कि नाना पाटेकर ने, अब कभी कभी लगता है कि आपन भगवान नाना पाटेकर है कि चलो ठीक है, बाद में कोई भी है, तो इसको लगा कि आपने भगवान है। ठीक है, तो जब इसको लगा कि आपने भगवान है, तो धीरे धीरे जब बाहर देश में इसका क्या करना, सुधार करने लगा। अब जब अगर अगर तुम सुधार करोगे, मान लो कोई पहले से ही खराब है, मान लो एग्जाम्पल ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये है सी। ठीक है, मान लो बी पहले से ही खराब है, ये क्या है, खराब है। मान लो ए अच्छा है, मान लो ए अच्छा आदमी है। अब ये ए चाहता है कि सी भी क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। ठीक है, सी भी क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। लेकिन जो बी है बी का इस सी से बहुत सारी चीजें का हेल्पफुल हो रहा है। अब मान लो सी का सुधार हो जाएगा तो बी को बहुत इफेक्ट पड़ेगा, तो बी नहीं चाहेगा ना कि भाई सी सुधार हो जाए। तो उसी तरह से बहुत सारा देश क्या होने लगा, इसके खिलाफ होने लगा। ठीक है, बहुत सारा देश इसके क्या होने लगा, खिलाफ होने लगा। क्यों यार, अच्छा काम कर रहा, बस चल रहा, हम लोग का जिंदगी खराब कर रहा, राजा ये बहुत सारे देश के राजा ये सोचने लगे। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका दुश्मन बढ़ने लगा। किसका दुश्मन बढ़ने लगा, नेपोलियन बोनापार्ट। होता ना कि अगर कोई अच्छा काम कर रहे हो तो तुम्हारा दुश्मन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, तो वही सीन होने लगा। ठीक है, तो इसका भी क्या हुआ, धीरे धीरे उसका दुश्मन बढ़ने लगा। ठीक है, और इसमें इस बार एक युद्ध क्या करता है, युद्ध का नाम है उसी, और इसी वजह से क्या करता है, एक युद्ध लड़ता है। ठीक है, एक युद्ध होता है जिसका नाम है वाटरलू का युद्ध। कब होता है ये युद्ध, 1815 ईस्वी को। 1815 ईस्वी को क्या होता है, एक युद्ध होता है जिसका नाम है वाटरलू का युद्ध। वाटरलू, इस युद्ध को वाटरलू क्यों करें, वाटरलू जगह का नाम था। ठीक है, वाटरलू क्यों करें, क्योंकि वाटरलू क्या था, जगह का नाम था। ठीक है, तो 1815 ईस्वी में क्या हुआ, वाटरलू का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट और वर्सेस तुम्हारा ऑस्ट्रिया था, इंग्लैंड भी था, और कई सारे देश थे। ठीक है, बहुत सारे देश थे, लेकिन मेन रोल किसका था, ऑस्ट्रिया का था। इस युद्ध में मेन रोल किसका था, मेन रोल था आपका ऑस्ट्रिया का था। ठीक है, यानी कि इसका धीरे धीरे क्या होता, दुश्मन बढ़ने लगा था। क्यों, अच्छा काम कर रहा था। ठीक है, इसने क्या किया था, नेपोलियन संहिता लागू किया था, उसमें 5 कोड दिया था। ठीक है, ये शिक्षा में सुधार कर रहे थे। ठीक है, यातायात में सुधार कर रहे थे, बैंक खोल रहे थे, सब बराबर, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, सब बराबर है। ठीक है, बेसिकली बिल्कुल अच्छा काम कर रहा था ये कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, अब जब अच्छा काम है तो उसका धीरे धीरे दुश्मन बढ़ने लगा। उसी वजह से क्या होता है, एक बार एक युद्ध होता है, इसका नाम है वाटरलू का युद्ध। किसके किसके बीच होता है, नेपोलियन बोनापार्ट और कई सारे देश होते हैं, लेकिन मेन कौन था, तुम्हारा ऑस्ट्रिया था। ठीक है, जब ये युद्ध होता है तो इस युद्ध में क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट का क्या होता है, हार हो जाता है। अब जाहिर सी बात है भाई, एक तरफ बहुत सारे देश मिल जा रहे हैं, एक तरफ अकेला देश है, तो जाहिर सी बात है हार जाएगा। ठीक है, तो इस युद्ध में हार किसका होता है, नेपोलियन बोनापार्ट का। और इसी हार की वजह से क्या होता है कि नेपोलियन बोनापार्ट को क्या करता है, गिरफ्तार कर लेता है। ठीक है, गिरफ्तार करके कहां लेके जाता है, कैद कर, एक द्वीप है जिसका नाम है सेंट हेलेना, हेलेना। द्वीप में क्या कर लेता है, कैद कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है। ठीक है, सेंट हेलेना नामक द्वीप में क्या कर लेता है, कैद कर लेता है। किसको, नेपोलियन बोनापार्ट को। नेपोलियन बोनापार्ट जब युद्ध में हार जाता है तो उसको क्या करता है, सेंट हेलेना नामक द्वीप में क्या कर लेता है, कैद कर लेता है। ठीक है, और अब जब कैद कर लेता है तो यहीं पे इसका क्या होता है, इसी द्वीप में क्या हो जाता है, 1824 को 1821 को क्या होता है, इसका क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। किसका मृत्यु हो जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हुई, तो नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हुई 1821 ईस्वी को। उसको नेपोलियन बोनापार्ट को गद्दी से कब हटाया गया, 1815 ईस्वी को हटाया गया। क्यों हटा था, क्योंकि युद्ध हुआ था वाटरलू का युद्ध, और इस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था।
बना कब था शासक, सम्राट बना कब था, 1814 1804 ईस्वी को बना था। कब तक रहा, 1815 ईस्वी को रहा। हटा क्यों, क्योंकि युद्ध हुआ था, किसका युद्ध का नाम क्या है, वाटरलू का। वाटरलू, इसको वाटरलू का युद्ध क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वाटरलू जगह का नाम था। ठीक है, ये युद्ध किसके बीच हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट वर्सेस ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड और भी कई सारे देश थे। मेन कौन था, ऑस्ट्रिया था। इसमें हार किसका हुआ था, वाटरलू में। पूछा जाएगा कि वाटरलू का युद्ध में हार किसका हुआ, तो नेपोलियन बोनापार्ट का हुआ। ठीक है, और नेपोलियन बोनापार्ट को हार के बाद कहां पे भेजा गया, कहां कैद किया गया, सेंट हेलेना नामक द्वीप में। ठीक है, एक आइलैंड में। ठीक है, कहां पे कैद किया गया, सेंट हेलेना नामक द्वीप में। और इसी में यहीं पे क्या हो जाता है, यहीं पे क्या हो जाता है, उसका 1821 को क्या होता है, देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, किसका, नेपोलियन बोनापार्ट का। ठीक है, अब देखो जब मृत्यु हो जाता है, अब युद्ध होता है, युद्ध हमेशा याद रखना कि युद्ध होगा तो युद्ध के बाद क्या होता है, संधि होता है। युद्ध होगा तो युद्ध के बाद क्या होगा, संधि यानी कि सम्मेलन होगा, समझौता होगा। ठीक है, तो इस वाटरलू के युद्ध के बाद एक समझौता होता है, इसको बोलते हैं वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन।